हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहां पर हम डिस्कस करेंगे सभी इकोनॉमी के क्वेश्चन जो कि यूपीएससी सीडीएस 2024 में पूछे गए। यूपीएससी सीडीएस 2024 में लोग कहते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत टफ आए थे भाई। आज हम आपके साथ एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बोलना चाहूँगा इस तरह के सवाल बिल्कुल डिफिकल्ट थे। जी हाँ, ये सवाल डिफिकल्ट था पर इसको भी किया जा सकता है और इससे सवाल आगे चल के यूपीएससी प्री 2024 में भी बन सकता है। इसलिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से ये सवाल पढ़ें, कहाँ से कंटेंट पढ़ें, इस क्वेश्चन का कंटेंट कहाँ से रीड करें, जहाँ से अगर इस तरह के सवाल पूछ ले तो वहाँ पर वो आप हैंडल कर सको, वो भी समझाऊंगा। पर पहले हम इकोनॉमी के सभी सवालों का एनालिसिस शुरू करते हैं और मैं आपको एक एक करके सिर्फ सवाल के आंसर्स नहीं बताऊंगा, क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ मैं एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको एक्सप्लेन भी करना कि सवाल का आंसर ये सही क्यों है। यस, आई होप यू गॉट द पॉइंट, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं सिर्फ आंसर बता के चल दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आंसर ना बताओ, साथ में कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दूं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो माफ कर देना भाई, लेकिन कुछ नॉलेज देकर कुछ माइंडसेट बिल्ड करके ही जाऊंगा। यस, सवाल देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेटेज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो दो इंडेक्स होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI एंड CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन कैलकुलेट करता है और WPI कौन कैलकुलेट करता है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में RBI अपने इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए WPI को यूज करता है या CPI को यूज करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में और GDP डिफ्लेटर में क्या डिफरेंस है, इन सवालों का जवाब थोड़ा सा बताइए तो थोड़ा सा सेशन इंटरेस्टिंग भी बनेगा और साथ में आप ये भी समझेंगे कि इन सवालों से और क्या चीजें आपको पढ़नी है। यस, fuel and power have higher weightage in WPI than that of the primary articles. Weightage of the manufactured products in WPI is higher than that of the fuel and power. मतलब WPI की जो बास्केट है जिसमें कुछ गुड्स होंगे, क्या WPI की बास्केट में सर्विसेज होते हैं क्या? प्लीज अगेन मुझे इसका आंसर बताइए। देखिए, पार्टिसिपेट कीजिए, जो मैं पूछ रहा हूं आपसे उनका सवाल और आंसर लिखकर अगर आप टाइप करेंगे तो मुझे भी बहुत बल मिलता है, मुझे भी लगता है कि आप पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझको भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। वेटेज ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन WPI इज हायर देन दैट ऑफ द फ्यूल एंड पावर। यानी यहाँ पर तीन चीजें होती होंगी WPI में, एक प्राइमरी आर्टिकल्स होते होंगे, एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते होंगे और फ्यूल एंड पावर होते होंगे। क्या ये चीज मैंने अपने इकोनॉमी कोर्स में या जहां पर जब इकोनॉमी के सर्वे का एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का, क्या वहां पर बता रखी है? जी हाँ, दोनों जगह पर बता रखी है, यूट्यूब पर भी बता रखा है और इकोनॉमिक कोर्स के पेड कोर्सेस में भी बता रखा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, कुछ इस तरह का चार्ट मैंने आपको दिखाया था जहां पर प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सबका वेटेज बताया था। तो ये बड़ी खूबसूरत सी बात इकोनॉमिक सर्वे में सब कुछ लिखकर एक्सप्लेन करके देता है। पिछले साल का पूरा इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस हमने किया है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है क्योंकि बजट, इस बार इलेक्शन ईयर है तो बजट के बाद इकोनॉमिक सर्वे उसी समय पर आएगा जिस समय पर फुल बजट आएगा, तो उस समय पर इकोनॉमिक सर्वे की एनालिसिस करेंगे जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पर अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार के इस यूपीएससी प्री 2024 के लिए पिछली बार का इकोनॉमिक सर्वे जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो इकोनॉमिक सर्वे की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर अगर आप चीजें करेंगे तो इकोनॉमी को भी थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में यहां पर हमने प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज है 22.6%, फ्यूल एंड पावर का है 13.2% एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का 64.2% वेटेज है। फूड इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, रिफाइंड कोर क्या होता है, इन सब कॉन्सेप्ट से सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं यूपीएससी प्री 2024 में। बड़ी ही स्ट्रेटेजिकली तैयारी कीजिएगा, यूपीएससी प्री आपका जरूर क्वालिफाई होगा। इसका मतलब आप समझ गए कि फ्यूल एंड पावर का सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का होता है। आइए दोबारा इस सवाल को पढ़ते हैं। फ्यूल एंड पावर हैव द हायर वेटेज इन WPI देन ऑफ द प्राइमरी आर्टिकल्स। प्राइमरी आर्टिकल का अप्रॉक्स 22% होता है, विच मींस ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, वेटेज ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन WPI इज हायर देन दैट ऑफ द फ्यूल एंड पावर। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का अप्रॉक्स 64% है एंड फ्यूल एंड पावर का 13% है। डेटा के बेस पर सवाल पूछा गया है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो भी इस सवाल का जवाब जरूर आएगा। आंसर इसका होना चाहिए 2 ओनली। यस, आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये इन्फ्लेशन से सवाल था? यस। क्या ये जीडीपी डिफ्लेटर का सवाल, अगर समवॉट इन्फ्लेशन का सवाल है, मैं आपको समझाता हूं। जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई के बीच में अंतर क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर सभी गुड्स एंड सर्विसेज जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें जो इन्फ्लेशन आता है उसको बताता है,
लेकिन सीपीआई इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज को भी अपनी बास्केट में इंक्लूड करके उनके में भी, यानी फुल जो उस बास्केट में जितनी भी आर्टिकल्स होंगे वो इंडिया में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस आर्टिकल्स भी होंगे, वो इंपोर्टेड आर्टिकल्स भी होंगे, यानी सीपीआई की बास्केट में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्लस इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। पर जीडीपी डिफ्लेटर टेल्स अबाउट द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। तो इस तरह का सवाल, बड़ा प्यारा सवाल फ्रेम करके आपसे पूछा जा सकता है 2024 में। थोड़ा सा तैयारी ढंग से कीजिएगा। यस, आइए पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जीडीपी डिफ्लेटर कैप्चर्स द एवरेज प्राइस ऑफ एन अनचेंजिंग बास्केट ऑफ कमोडिटी दैट कंस्टिट्यूट द जीडीपी ऑफ द कंट्री। क्या ये चेंज हो रही है या अनचेंजिंग बास्केट है? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। जीडीपी डिफ्लेटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द रियल जीडीपी ऑफ इकोनॉमी बट नॉट द इन्फ्लेशन रेट। क्यों भाई, इन्फ्लेशन रेट क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी डिफ्लेटर समझ लेते हैं। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। अब ये सर रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट। व्हाट इज जीडीपी? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी एक साल में, किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको भारत की जीडीपी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक का मतलब होता है घर, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ग्रॉस का मतलब होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट मींस कुल मिलाकर। तो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जितना भी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुआ है किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको भारत की जीडीपी कहेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में। नॉमिनल और रियल में अंतर क्या होता है? रियल में सिर्फ क्वांटिटी में इंक्रीज देखते हैं, पर नॉमिनल में इन्फ्लेशन का भी, यानी जो प्राइस में चेंजेस होते हैं उसको भी इंक्लूड किया जाता है। यानी नॉमिनल क्वांटिटी में इंक्रीज होता है, साथ में प्राइस में भी इंक्रीज होता है। लेकिन रियल जीडीपी इज ऑल अबाउट क्वांटिटी में इंक्रीज। तो अगर आप सही से देखें, क्वांटिटी को रिमूव भी कर दें तो इंक्रीज इन प्राइस बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। सो जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। तो जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, यानी इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होते हैं। सबसे पहली बात ये। तो क्या ये इन्फ्लेशन को बताता है? जी हाँ, बिल्कुल ये इन्फ्लेशन को बताता है। ये इन्फ्लेशन बताता है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज में, विच मीन्स सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आइए इसको पढ़िए। जीडीपी डिफ्लेटर कैप्चर्स द एवरेज प्राइस ऑफ अनचेंजिंग बास्केट ऑफ कमोडिटीज दैट कंस्टिट्यूट। क्या गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या वो चेंज हो सकते हैं? यस, ओवर द इयर्स, इन दैट ईयर आल्सो द गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो चेंज हो सकते हैं। विच मीन जो ये बास्केट होती है जीडीपी डिफ्लेटर में, ये बास्केट अनचेंजिंग है या चेंजिंग बास्केट है? आंसर इज इट इज अ चेंजिंग बास्केट, विच मीन्स दिस स्टेटमेंट ऑल्सो इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। हमेशा याद रखिए पूछा क्या है। करेक्ट पूछा यानी दोनों ही इनकरेक्ट हैं, यानी कोई भी करेक्ट नहीं है, तो नीदर वन नॉर टू इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे अगला सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? अ प्राइस इंडेक्स कैप्चर्स द चेंज इन द एवरेज प्राइस ऑफ अ कांस्टेंट बास्केट ऑफ द कमोडिटी। कोई भी इंडेक्स होता है वो किसी ना किसी को मेजर करता है। इंडेक्स का मतलब होता है चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, उन सब का जब बेस ईयर पे वैल्यू 100 होता है, फिर वो 100 से धीरे धीरे बढ़ते हैं और ऐसे हम मेजर करते हैं। तो अगर प्राइस इंडेक्स है कैप्चर्स द चेंज इन द एवरेज प्राइस ऑफ अ कांस्टेंट बास्केट ऑफ कमोडिटीज, अगर ऐसा लिखा है तो क्या स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है? क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगा? जी हाँ, ये करेक्ट होगा। ऐसा थोड़ी लिखा है कि प्राइस इंडेक्स है और कुछ और कंपेयर कर रहा है, कुछ और मेजर कर रहा है, प्राइस को ही तो मेजर कर रहा है, विच मीन्स इट्स अ को रिलेटेड स्टेटमेंट। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप करें सही से, वो यूपीएससी का माइंडसेट पकड़ने में जान जाती है। मैं माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम में ये माइंडसेट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत चीजें समझाता हूँ मैं वहां पर। थीम्स होती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको कराते हैं वहां पर। साथ में इंपॉर्टेंट थीम के साथ ब्रह्मास्त्र बताता हूं। ब्रह्मास्त्र इज वे ऑफ सॉल्विंग, वे ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चंस, द रैशनैलिटी इज ब्रह्मास्त्र। तो वहां पर वो सिखाते हैं। अगर कभी इच्छा हो, कभी आपको लगे कि पेड कोर्सेस में भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम करके देखें। और इकोनॉमी अगर 90% इकोनॉमी में एक्यूरेसी चाहिए, डू ज्वाइन इकोनॉमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2024। इकोनॉमी में आपकी एक्यूरेसी 90% प्लस रहेगी। पहला स्टेटमेंट समझ गए। दूसरा बोल रहा है कि ये तो सी सेट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट इज सी सेट। प्राइस इंडेक्स वैल्यू 100 थी, उसके बाद 110 हुई और उसके बाद 121 हुई। तो बताइए इन्फ्लेशन रेट क्या हुआ? तो पहले इन्फ्लेशन रेट क्या होगा? 10 का चेंज डिवाइड बाय 100 इंटू 100, यानी ये चेंज हो गया 10%।
अगला चेंज होगा, ये 110 से 121 हुआ, तो चेंज कितने का है? 11 का, डिवाइड बाय 110 इंटू 100, तो क्या ये 21% होगा? आंसर इज नो, तो ये 21% नहीं होगा, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर इज 1 ओनली। आई होप यू गॉट द आंसर। यस, in India, if India enters into the free trade agreement FTAs with other nations, then the growth of export of India would depend upon which of the following। अब इंडिया के ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट किस पर डिपेंड करेगा? अगर इंडिया किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आता है विद अदर नेशंस, देन द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया वुड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। एक्सटेंट ऑफ द टैरिफ रिडक्शन विद द MFN टैरिफ, टैरिफ जितना रिड्यूस होगा ग्रोथ उस पर डिपेंड करेगा। यस, एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेंगे, अगर टैरिफ कम होगा तो एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेंगे। माफ कीजिएगा, ये दोबारा से आ जाएगा, थोड़ा सा कभी कभी माफ कर दिया करो भाई, टेक्नोलॉजी है, चला जाता है। यहां तक सब कुछ क्लियर है? यस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आगे, एक्सटेंट ऑफ रिलैक्सेशन इन द टर्म्स ऑफ रूल्स ऑफ रीजन, जितना रूल्स ऑफ ओरिजिन में रिलैक्सेशन होगा उतना एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सटेंट ऑफ रिलैक्सेशन इन द सैनिटरी एंड द फाइटोसैनिटरी मेजर्स, जाहिर सी बात है, लेवल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, जितना अच्छा लेवल होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, जितनी बढ़िया डोमेस्टिक सप्लाई चेन होगी, उतना ही ज्यादा हम ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटरेक्ट कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे, उतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इनकम इन द नेशंस विच इंडिया इनटू द FTA, अगर किसी जहां पर हम FTA जिस नेशन के साथ कर रहे हैं, अगर उनके लोगों का इनकम लेवल ज्यादा है तो हम ज्यादा चीजों को बेच सकते हैं, वो ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज कंज्यूमर ऑलवेज टॉक्स अबाउट अफोर्डेबिलिटी। अगर उनके पास ज्यादा पैसे हैं हाथ में तो दे विल बाय मोर, उनकी कंट्री में जो हम एक्सपोर्ट करें प्रोडक्ट, दैट इज इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स फॉर देम, तो दे विल इंपोर्ट इंडिया ब्रांड प्रोडक्ट्स, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। आंसर क्या होना चाहिए? सभी ही जनरल स्टेटमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, दे काइंड ऑफ इंपैक्ट द इंडियाज एक्सपोर्ट एंड हेंस आंसर विल बी 1 2 3 4 एंड 5। आंसर इज डी। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल कुछ लोग बताते हैं कि इसका आंसर कुछ और होगा, मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए मैं बताता हूं, यूपीएससी के हिसाब से जो होगा यूपीएससी के आंसर की बताएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मोस्ट ऑफ द इंडियाज रिजर्व्स इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ द फॉरेन करेंसी। जाहिर सी बात है, इंडिया का जो फॉरेक्स है, जो मेनली हमारा फॉरेक्स है, वो किस में है? फॉरेन करेंसी में। गोल्ड भी है हमारे पास SDR भी है, हमारे पास जो कोटा होता है वो भी है हमारे पास, जिसे आप रिजर्व ट्रांस पोजीशन कहते हैं, RTP। तो RTP है हमारे पास, SDR भी है हमारे पास फॉरेक्स जो एक्सचेंज होते हैं वो भी हैं, साथ में हमारे पास गोल्ड भी है। लेकिन जो हमारा मैक्सिमम है, मोस्ट ऑफ द इंडियाज रिजर्व्स इज इन द फॉर्म ऑफ द फॉरेन करेंसी। पहला स्टेटमेंट सही एकदम। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी एज रिजर्व्स बाय ए नेशन। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी। जब भी आप कोई करेंसी होल्ड करते हो, इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अगर आप कोई चीज होल्ड करते हैं, इफ यू आर होल्डिंग योर रुपया, अगर आप अपने हाथ में रुपया होल्ड करते हैं, तो रुपया होल्ड नहीं करते तो क्या करते? तो आप बैंक में सबमिट करते, बैंक में जमा करते तो आपको इंटरेस्ट मिलता। तो जो कैपिटल आपके हाथ में, जो रुपया आपके हाथ में है, वो आपको इंटरेस्ट कमा कर देता, लेकिन क्योंकि आपने अपने हाथ में कैश के रूप में रखा है, बैंक में सबमिट नहीं किया, तो यू आर लूजिंग व्हाट? यू आर लूजिंग इंटरेस्ट। सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Yes, so there is no cost of holding foreign currency. There is a cost of holding foreign currency. क्यों सर? अगर हम फॉरेन करेंसी होल्ड कर रहे हैं तो जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसकी वजह से हमारी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन हमारा रुपया अप्रिशिएट करता है कि डिप्रिशिएट करता है। सो दैट इज द रिस्क, दैट इज द कॉस्ट फॉर होल्डिंग फॉरेन करेंसी। तो वो कॉस्ट होती है। सो मेरे हिसाब से लोग कहते हैं कि इसका आंसर 1 ओनली होना चाहिए। टू बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मेरे हिसाब से देयर इज नो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज देयर इज अ कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी। बिकॉज अगर आप कोई फॉरेन करेंसी होल्ड कर रहे हैं, सो देयर विल बी अ फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज मार्केट, जहां पर एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है, उसकी वजह से वो रिस्क हमें बेयर करना पड़ेगा। तो सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग करेंसी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 ओनली होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 ओनली होना चाहिए, पर कुछ लोग कहते हैं कि इसका आंसर बोथ 1 और 2 भी होगा। तो यूपीएससी के आंसर की का वेट कर लेते हैं भाई। यहां तक आई होप कि आपको सारे सवाल समझ में आ रहे हैं। यहां पर जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो समझ में आ रहा है। चलिए, ये सवाल टफ था। Which one of the following statement regarding GST is not correct? Amendment 115 to the Constitution of India kept alcohol for human use and 5 petroleum products outside the ambit of the GST. ये statement correct है। Amendment 122 of the Constitution of India kept only the alcohol for human use outside the ambit of the GST. क्या ये statement correct है? ये statement भी correct है। Precious metals are taxed at a rate of 1% under GST. It is not 1%, it is 3%.
सो डेटा यहां पर रॉन्ग है, बल्कि ये डेटा एकदम सही है। अनवर्क्ड डायमंड इज टैक्स एट अ रेट ऑफ 0.25%, ये डेटा सही है, पर दिस डेटा इज रॉन्ग डेटा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर की का वेट कर लेंगे, मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए सी होना चाहिए। गूगल में सर्च भी किया है, 3% जो है प्रीशियस मेटल्स पर जीएसटी लागू होता है, जिसके हिसाब से फैक्ट एक्चुअली पूरा ही गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल। which of the following statement regarding the reports of the Tendulkar Committee on the poverty estimates is are correct? Committee had used an all India urban poverty line basket as a reference to derive both rural and urban poverty levels. The committee had anchored the poverty line to the official food calorie norms. बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ, ये थोड़ा आपको देखने में डिफिकल्ट लग सकता है, पर ये डिफिकल्ट नहीं है, मैंने ये पढ़ाया भी है। अगर आप फ्री इकोनॉमी कोर्स जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है वहां पर भी जाओगे तो मैंने यहां पर देखिए लिखा हुआ है, रिकमेंडेशन ऑफ द तेंदुलकर कमिटी, देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म कंजम्पशन बास्केट फॉर मेजरिंग द रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन. There should be a uniform consumption basket. The committee had used an all India urban poverty line basket as a reference to derive both rural and urban poverty levels. I hope you got the point. क्या ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए? बिल्कुल स्टेटमेंट सही होना चाहिए. Committee had anchored the poverty line to the official food calorie norms. लेकिन अगर आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट यहां पर, दे मूव बियॉन्ड कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन. सर ये फ्री यूट्यूब का लेक्चर से बता रहा हूं, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पढ़ते हैं सवाल वहीं से आते हैं. अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आती, तो हो सकता है आपको ट्रबल हो. अदरवाइज इकोनॉमी में 90% प्लस एक्यूरेसी रहेगी. मैं बोल रहा हूं प्री 2024 में भी रहेगी. यहीं से आते हैं सवाल. दे मूव, तो कैलोरी के साथ साथ तेंदुलकर साहब ने कहा कि नॉन फूड एक्सपेंडिचर, नॉन फूड यानी नॉन कैलोरी एक्सपेंडिचर पर भी फोकस किया जाए. So kind of Tendulkar committee shifted away from the calorie norms कि भैया कैलोरी के साथ साथ नॉन फूड एक्सपेंडिचर पे भी फोकस किया जाए, एजुकेशन, हेल्थ, मेनी अदर एस्पेक्ट पर भी फोकस किया जाए, जिसकी वजह से हमारा हेड काउंट रेशियो बढ़ेगा. ये सब तेंदुलकर कमेटी किसके रेफरेंस में आया था, किस बैकग्राउंड में आया था, वो बैकग्राउंड भी मैं समझाता हूं, तब ये ज्यादा समझ में चीजें आती हैं. आई होप यू गॉट द पॉइंट. यहां पर एंकर्ड द पॉवर्टी लाइन टू द फूड ऑफिशियल फूड पॉवर्टी कैलोरी नॉर्म्स, ये गलत स्टेटमेंट है. आंसर होना चाहिए वन ओनली, बिकॉज कमिटी शिफ्टेड अवे फ्रॉम दी फूड कैलोरी नॉर्म्स. कहा कि नॉन फूड एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड करना चाहिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी. एसडीएफ के बारे में पूछ रहा है. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में आरबीआई एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी विदाउट गिविंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन रिटर्न. ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एक अच्छा चीज है जिसमें आरबीआई बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिए लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेती है. एक होता है लिक्विडिटी इंजेक्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन. एसडीएफ की मदद से एक लिक्विडिटी का एब्जॉर्प्शन होता है. एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की वजह से लिक्विडिटी का इंजेक्शन होता है. अगर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट आपको टफ लग रहे हैं सर, ट्रस्ट मी वंस विथ इकोनॉमी, मैं आपको बोल रहा हूं कि 2024 प्री में 90% एक्यूरेसी रहेगी. डू ज्वाइन इकोनॉमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2024, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कीजिए. आपको सिर्फ 2999 के कॉस्ट पर 90% एक्यूरेसी. और क्या चाहिए? जान थोड़ी दे सकते हैं यार, जितना दे सकते हो उतना तो आपको देंगे. बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे आपको सही स्ट्रेटेजिकली समझाए, थीमेटिक कवर करवाया है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं पढ़ाया. जो काम की चीजें हैं, जो इकोनॉमी में पूछाता है यूपीएससी, उस पर फोकस किया. एसडीएफ रेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2022. किसके रिकमेंडेशन पे ये एसडीएफ पहली बार सुना था आपने? क्या उर्जित आर पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था? एसडीएफ रेट्स रिप्लेस द फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट एज अ फ्लोर ऑफ एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. फुल फॉर्म भी लिख के नहीं देते हैं, एलएएफ लिख के दे देते हैं. आप समझो एलएएफ कॉरिडोर कौन सा है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. तो एसडीएफ अप्रैल 22 ये भी सही है, और एसटीएफ रेट रिप्लेस द फिक्स रिवर्स रेट, ये भी स्टेटमेंट सही है. इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, बोथ 1 and 2 इसका आंसर होना चाहिए. तो यहां पर एक होता है रिवर्स रेपो रेट, एक होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एक होता है रेपो रेट, एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. एसडीएफ पहले यहां पर रिवर्स रेपो रेट को हम फ्लोर यूज करते थे एलएएफ का, एक एंड पर रिवर्स रेपो रेट हुआ करता था, एक एंड पर एमएसएफ हुआ करता था. पर एसडीएफ ने रिवर्स रेपो रेट को रिप्लेस करके अब एसडीएफ आ गया है. एसडीएफ और एमएसएफ अब ये क्या हो गया? एक तरह से इक्विलिब्रियम में आ गया. रेपो रेट प्लस 0.25% होता है एमएसएफ, माइनस 0.25% होता है एसडीएफ. अगर एसडीएफ एमएसएफ के बारे में आपको नहीं आता है, मैं आपसे कह रहा हूं इकोनॉमी का कोर्स एक बार पढ़ के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा. इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ 1 and 2. नेक्स्ट, लेवल ऑफ पर कैपिटा जीडीपी डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग. पर कैपिटा जीडीपी मतलब होता है जीडीपी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन. यस,
पर लेवल ऑफ पर कैपिटा जीडीपी किस पर डिपेंड करेगा? प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन द वर्किंग एज, बिल्कुल डिपेंड करेगा। डिपेंड ही तो बोल रहा है, किस चीज में डिपेंड कर सकता है? बिल्कुल वर्क पार्टिसिपेशन रेट, कितना वर्क हो रहा है तो जीडीपी बढ़ेगा। किसकी वजह से? वर्कर जितना इन्वॉल्व होंगे, जितने लोग वर्किंग एज में होंगे उतना ज्यादा काम कर पाएंगे, उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उनके पास। दे आर नॉट डिपेंडेबल पॉपुलेशन, दे आर वर्किंग एज पॉपुलेशन। एंड हमारे पास डेमोग्राफिक का डिविडेंड है, उस बैकवर्ड लिंकेज से सवाल पूछा है। और लेवल वर्कर की प्रोडक्टिविटी जितना अच्छा रहेगा जीडीपी उतना अच्छा ग्रो करेगा। वर्कर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रो करेगा। प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग एज में बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, तो जीडीपी बढ़ेगा तो जीडीपी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी पर कैपिटा जीडीपी भी इन सब चीजों पे डिपेंड होगा। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? आंसर 1 2 3 होना चाहिए। यस, इसका आंसर क्या है? 1 2 एंड 3। बहुत सिंपल सवाल पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर इंडिया? इंपोर्ट्स आर सब्ट्रैक्टेड इन कैलकुलेटिंग जीडीपी। तो जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड याद है आपको क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट। नेट ऑफ एक्सपोर्ट में क्या करते थे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो इंपोर्ट को सब्ट्रैक्ट ही करते थे। मतलब स्टेटमेंट सही है, पूछा है नॉट करेक्ट, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। नेट फैक्टर इनकम पेमेंट्स अर्न्ड फ्रॉम द अब्रॉड आर इंक्लूडेड इन द जीडीपी। जीडीपी में नेट फैक्टर पेमेंट इंक्लूड होते हैं? नहीं सर, वो जीएनपी होता है। जीएनपी इज जीडीपी, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निगेटिव होता है, हमारा नेट इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निगेटिव है, दैट्स व्हाई आवर जीडीपी इज मोर देन द जीएनपी। सो जीएनपी इज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कैसे निकल के आया फॉर्मूला? ये भी एक्सप्लेन किया है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। जस्ट फ्री इकोनॉमी कोर्स भी कर लो, मैं कहता हूं उससे भी बहुत कॉन्सेप्ट आपके ठीक हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, अगर ये गलत है तो इसका यही आंसर है। बाकी देख लेते हैं। परचेज एंड सेल ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में हमेशा न्यू की बात होती है, कोई भी सेकंड हैंड की बात नहीं होगी। और इन्वेंट्रीज जो होती हैं वो कैपिटल का फॉर्मेशन करती हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी, यानी ए सी एंड डी स्टेटमेंट सही है, बी गलत है, क्योंकि बी इज नॉट टॉकिंग अबाउट द जीएनपी, इट इज टॉकिंग अबाउट द जीडीपी। लेकिन नेट फैक्टर इनकम जो होती है वो जीएनपी में इंक्लूड होता है। आंसर क्या होना चाहिए इसका? बी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यस, which of the following is not included in the M1 definition of the money for the Indian economy? M1 में क्या नहीं आएगा? टाइम डिपॉजिट्स नहीं आएंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। M1 होता है, M2 होता है, M3 एंड M4। M1 इज अ नैरो मनी, नैरो मनी में टाइम डिपॉजिट नहीं होते हैं, फिक्स डिपॉजिट नहीं होते हैं। 3 कैन नॉट बी द आंसर, 3 एलिमिनेट कीजिए। एलिमिनेशन हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड इन नीदर यूपीएससी सीडीएस नॉर यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन। जो आगे आने वाला है एलिमिनेशन लगते हैं सर, इस तरह के एलिमिनेशन नहीं लगते हैं, तो स्टेटमेंट में एलिमिनेशन लगते हैं। आपको समझना पड़ेगा, जो मैं माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम में बहुत चीज समझा रहा हूं वहां से आपको बहुत रेफरेंस मिलेगा। पेड कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीज वहां पर मेहनत करके अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं और उसके पैसे चार्ज कर रहा हूं तो कोई गुनाह नहीं कर रहा सर। आप भी आईएएस बनकर कल के दिन काम करेंगे तो फ्री में काम नहीं करेंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कुछ लोग कहते हैं हर चीज फ्री में दे दीजिए, अरे एक लिमिट होती है, सबके पास सबका घर है। टाइम डिपॉजिट इसका आंसर नहीं होगा, तो 1 2 and 4 इसका आंसर होगा। रिजर्व्स आर नॉट इंक्लूडेड एंड टाइम डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड। इसका आंसर क्या होगा? 2 and 4 इज द राइट आंसर, जो M1 में होगा। ये सवाल डिफिकल्ट लगता है, पर सर डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल लॉ ऑफ डिमांड है। अंडर नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। यस, एंड फुल्ली इलास्टिक सप्लाई कर्व, यानी सप्लाई कर्व ऐसे होता है। एंड एक्सोजेनस डिक्रीज इन द डिमांड विल लीड टू, डिमांड कम हो जाए। डिमांड कम का मतलब है डिमांड की जो लाइन थी ये कम हो जाए, कम हो गई, D1 हो गया। यस, तो उसकी वजह से क्या होगा? तो पहले ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्या था? ये था क्वांटिटी डिमांडेड और ये था प्राइस डिमांडेड। तो यहां पर प्राइस होता है, यहां पर क्वांटिटी होता है जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। यस, अगर डिमांड कम हो गई तो अब यहां पर कट करेगा, जो ये यहां पर कट रहा है ये Q1 है, तो यहां पर क्वांटिटी Q1 है और प्राइस P1 है। अब देख लेते हैं, इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस इंक्रीज थोड़ी हुआ, प्राइस पहले P ज्यादा था P1, तो प्राइस तो कम है, P1 इज लेस देन P एंड Q1 इज लेस देन Q। इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों रिड्यूस होगी अगर डिमांड कम करेंगे। नॉर्मली सोच लो यार, किसी चीज की डिमांड कम हो रही है तो जाहिर सी बात है आप क्वांटिटी डिमांड कम कर रहे हो तो क्वांटिटी कम होगी, और किसी चीज की अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा, इलास्टिक सप्लाई है, व्हिच मींस यू आर गोइंग टू प्राइस कम होने वाले ना, क्योंकि आप डिमांड कम कर रहे हैं। तो डिक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द क्वांटिटी, चाहे तो इसको ग्राफ से कर लो, चाहे कॉमन सेंस से कर लो, आंसर भी ये आने वाला है। यस, चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व द मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इन द इकोनॉमी, मॉनेटरी का ट्रांसमिशन होना चाहिए, यानी मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन। वेटेज एवरेज लेंडिंग रेट, वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट, 1 ईयर मीडियन MCLR एंड SDF रेट। SDF तो एक टूल है जिससे RBI लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करता है, वो ट्रांसमिशन का टूल नहीं है, यानी 4 कैन नॉट बी द आंसर।
तो 4 हटा दीजिए। अब पूछा मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन, मतलब अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया तो आगे चल के रेपो रेट बढ़ने चाहिए। यस, यानी आरबीआई ने बैंक को अगर महंगा लोन दिया तो बैंक कस्टमर को महंगा लोन देगा। यस, इसका मतलब है ट्रांसमिशन हो रहा है, मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म सक्सेसफुल है। बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को रिड्यूस किया तो बैंक को सस्ता लोन मिल रहा है आरबीआई से, तो बैंक विल रिड्यूस इट्स लेंडिंग रेट। तो यहां पर जो नाता है रेपो रेट जिसे बोलते हैं वही यहां पर लेंडिंग रेट है। अगर लेंडिंग रेट ये बताता है कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए लेंडिंग रेट यूज करते हैं, तो एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बेस्ड लेंडिंग रेट ये भी तो एक तरह से लेंडिंग रेट है। मैं इसलिए इस पर फोकस करना चाह रहा हूं। कुछ लोग इसका आंसर बताते हैं 1 और 2 होगा, मैंने देखा कुछ लोग बता रहे थे 1 और 2 होगा, आंसर क्यों बता रहे थे, लेकिन मैंने ये चीज समझी कि अगर लेंडिंग रेट आंसर है, अगर ये आंसर है 1 तो 3 तो अपने आप आंसर होना चाहिए, क्योंकि एमसीएलआर इज नथिंग बट द मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट। तो 1, 2, 3 इसका आंसर होना चाहिए। 1, 3 कंबाइंड होकर आंसर आएगा। तो चाहे वो डोमेस्टिक डिपॉजिट रेट हो, टर्म डिपॉजिट रेट हो, भाई एफडी जिस रेट पे देंगे उससे ज्यादा रेट पर ही लेंडिंग रेट होगा। अदरवाइज बैंक का जो बीच का कैसे बचेगा, वो बैंक अपना फंक्शनिंग के लिए जो बीच का बचता है, अगर लेट से डिपॉजिट रेट 3% है और आपको लेंडिंग रेट 7% है, तो 4% बैंक के लिए क्या है, वो अपनी फंक्शनिंग चलाएगा, सैलरीज पे करेगा लोगों को, वो रेंट भरेगा, बिजली का बिल भरेगा, तो 4% उसकी फंक्शनिंग के लिए है। इसका मतलब ये क्या है, इसका आंसर होना चाहिए 1, 2 एंड 3 आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज नॉट शेयरेबल विद द स्टेट। शेयर नहीं कर सकते। बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। आइए मैं इसका रेफरेंस दिखाता हूं। एक्साइज ड्यूटी के ऊपर एक गवर्नमेंट का ही पेपर है। एन एक्साइज और द एक्साइज टैक्स समटाइम्स कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ टैक्स चार्ज ऑन द गुड्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है, बनाने पे लगता है। यस, अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी, बेसिक, एडिशनल एंड स्पेशल लिखा हुआ है। एडिशनल पे लिखा है शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड चार्ज्ड इंस्टेड ऑफ द सेल्स टैक्स। यानी एडिशनल जो होता है वो शेयर होता है। अगर एडिशनल शेयर होता है, ये 2 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पूछा नॉट शेयरेबल, तो 2 एलिमिनेट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा 3 ओनली। Special additional excise duty is only shareable with these is not shareable with the state. Otherwise excise duty हो या additional excise duty हो, ये शेयर करने पड़ते हैं। थर्ड इज नॉट शेयरेबल। अगर आप सही से देखें यहां पर भी, अगर FAQ देखें, व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी लिखा हुआ है। एक्साइज ड्यूटी टाइप ऑफ अ टैक्स चार्ज ऑन गुड्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। हाउ मेनी एक्साइज ड्यूटी, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी होता है। और यहां पे लिखा है विच टाइप ऑफ एक्साइज ड्यूटी शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ओनली एडिशनल इज शेयर्ड। यस, आंसर क्या होना चाहिए इसका, एडिशनल शेयर होगा, मतलब आंसर 2 नहीं होगा, आंसर सिर्फ 3 ओनली होगा। और यहां पर आगे चल के यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। The term excisable goods means the goods which are specified in the first schedule and the second schedule of the Central Excise Tariff Act 1985 as being subject to excise duty, उसको बोलते हैं excisable tax। और यहाँ पे ड्यूटी के बारे में लिखा है, excisable goods के बारे में, ड्यूटी के बारे में। तो ये जो चीज़ है FAQ जो हो गया, और ये जो लाइन है, ये जो 2 पेजेस है, ये मैं अपलोड भी कर दूंगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाकर इसको पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर आई होप समझ गए 3। दिस इज नॉट शेयरेबल, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी इज शेयरेबल, मतलब ये शेयर कर सकते हैं, बाकी दोनों शेयर नहीं कर सकते हैं। आंसर क्या होना चाहिए, ये 2 आंसर नहीं होना चाहिए बेसिकली, तो आंसर क्या होना चाहिए 3 ओनली इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने 2 को एलिमिनेट कर दिया। तो आंसर क्या होगा 3 ओनली। तो बाकियों को शेयर नहीं कर सकते, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को ही शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यूपीएससी ने 14 क्वेश्चन पूछे हैं इकोनॉमी से। अभी मैंने वो ट्रेड एग्रीमेंट, वो सब इंटरनेशनल इश्यूज के पार्ट है, जैसे SCO के बारे में पूछा था और चीज़ों के बारे में पूछा है, वो सब मैंने इकोनॉमी में इन्वॉल्व नहीं किया उनको। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है वो, तो वहाँ पर किया। तो आई होप, क्योंकि कुछ लोग कुछ चीज़ों को इकोनॉमी में रखते हैं, कुछ चीज़ों को इंटरनेशनल रिलेशन में रखते हैं, सबका क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, जो इकोनॉमी कोर इकोनॉमी के सवाल थे मैं सारे ही आपके सामने लेकर आया हूँ और सारे की ही एनालिसिस हमने की है।
यूपीएससी में भी अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन होते हैं, 18 to 20 क्वेश्चंस आर आस्क फ्रॉम इकोनॉमी ओनली। सो 20% वेटेज होता है इकोनॉमी का यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्री में। इकोनॉमी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, इसको छोड़कर मत जाइएगा। अगर आपको डर लग रहा है, इकोनॉमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2024 विल डेफिनेटली हेल्प यू टू फेच 90% एक्यूरेसी इन द प्री एग्जामिनेशन। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।